कक्षा में हम सतत विकास और योजनाओं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि योजना क्या है, प्लानिंग क्या है। मान लीजिए कल सुबह आपकी परीक्षा है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप अपने सब्जेक्ट को तैयार करेंगे, आप अपने विषय को तैयार करेंगे, आप उसका प्रारूप समझेंगे। फिर आप सोचेंगे कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ है, वहाँ पर कितनी जल्दी पहुँचना है, पेपर कितने घंटे का है, कितने घंटे में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, और आप पूरी कोशिश करेंगे कि आप उतने घंटे में उतने क्वेश्चन कर पाएँ या उतने सवाल कर पाएँ। तो ये क्या है? ये सब एक प्लानिंग का तरीका है, ये योजना बनाने का कार्य है। तो सबसे पहले उस योजना बनाने के लिए आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप सोचते हैं। सोचने के बाद आप क्या करते हैं? आप एक योजना बनाते हैं कि इसको कैसे कैसे किया जाएगा। फिर उस योजना को आप इम्प्लीमेंट करते हैं या आप उसका प्रारूप सही में देखने की कोशिश करते हैं कि वास्तविकता में आप उसको कर पा रहे हैं या नहीं। तो ये सब एक तरीके से योजना या प्लानिंग होती है। जब हम राष्ट्रीय लेवल पे बात करें या राष्ट्रीय स्तर पे बात करें तो ये चीज़ बदलती नहीं है, प्लानिंग का स्वरूप सेम रहता है। तो इसीलिए भारत में आज़ादी के बाद 1951-52 में प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया। ये प्लानिंग कमीशन हर 5 वर्षीय योजना देता था, जिनको हम पंचवर्षीय प्रोग्राम कहते थे या 5 ईयर प्लान जिसको हम कहते थे। अब 2 वर्ष ऐसे थे, एक साल जब बहुत तेज़ अकाल पड़ा था 1966-67, और एक जब हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, तो 66-67 और 68-69 के दौरान में हमने प्लान हॉलीडेज ली थी, और उसके अलावा हर 5 वर्ष में हमारी ये योजना आती थी जिनको हम पंचवर्षीय योजना कहते थे। 12 हमारी योजनाएं आई, और उसके बाद हम प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग की तरफ बढ़ गए। प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में थोड़ा सा अंतर है। नीति आयोग जो है एक बॉटम अप प्लानिंग अप्रोच को फोकस करता है, जबकि प्लानिंग कमीशन जो है टॉप डाउन अप्रोच को फोकस करता है। ऊपर से जैसे आदेश आए हैं उनकी वैसी ही पालना होनी चाहिए। तो प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में अगर आपको अंतर समझना है तो वो हमने एक अलग वीडियो में कवर किया है। अब अगर हम प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग 2 तरीके से हो सकती है, सेक्टोरल प्लानिंग हो सकती है या रीजनल प्लानिंग हो सकती है। अभिप्राय बहुत ही सरल है। सेक्टोरल मतलब हम किसी सेक्टर पे किसी सेक्टर विशेष की बात करते हैं, जैसे कृषि हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया। तो ये सारे जो हैं अलग अलग सेक्टर्स हैं। हम इनमें से किसी भी एक सेक्टर को किस तरीके से बढ़ाया जाए वो समझने की कोशिश करें तो उसको हम सेक्टोरल प्लानिंग कहते हैं। दूसरी तरफ होता है रीजनल प्लानिंग। हम कह सकते हैं कि ये क्षेत्र जो है वो एक रिसोर्स में ज़्यादा है, दूसरा क्षेत्र जो है वहाँ पर रिसोर्स कम पाए जाते हैं या संसाधन कम पाए जाते हैं। तो दोनों क्षेत्रों में किस तरीके से हम समझेंगे कि प्लानिंग की जाए, तो ये हो गया आपका रीजनल प्लानिंग। वो रीजन, वो क्षेत्र कैसा है उसको समझना और उसके ऊपर प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना। तो जब भी हम प्लानिंग की अप्रोच की बात करते हैं कि किस तरीके से प्लानिंग करी जाए, तो 2 कॉमन अप्रोच की हम बात करते हैं। या तो हम लोगों की बात कर सकते हैं या हम जगह की बात कर सकते हैं। अगर हम व्यक्ति या लोगों की बात करें तो हम उसको टारगेट ग्रुप अप्रोच कहते हैं। अगर हम जगह या स्थान की बात करें तो हम उसको टारगेट एरिया अप्रोच कहते हैं। अब टारगेट एरिया क्या हो सकते हैं? कोई पहाड़ी इलाका हो सकता है, कोई आदिवासी क्षेत्र हो सकता है, कोई वो क्षेत्र हो सकता है जहाँ पर अकाल पड़ा हो, रेगिस्तानी क्षेत्र हो सकता है। और टारगेट ग्रुप या लोगों की अगर हम बात करें तो हम किन लोगों को फोकस कर सकते हैं? या तो वो जो गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, तो कुछ ऐसी परियोजनाएं लाई जाएं, कुछ ऐसी स्कीम्स लाए जाएं जिनसे उनकी गरीबी मिट सके। दूसरा, जो बेरोजगार हैं तो रोजगार के अवसर लाए जाएं। तीसरा, छोटे किसान जिनके लिए हम कुछ योजना ला सकें जिससे उनकी कृषि या उत्पादन में वृद्धि हो सके। तो ये हो गया टारगेट ग्रुप अप्रोच। तो यहाँ पे हमने 2 अप्रोच समझी, टारगेट एरिया और टारगेट ग्रुप। किस तरीके से हम या तो स्थानों का विकास कर सकते हैं या हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं टारगेट एरिया अप्रोच। इसमें पहली अप्रोच जो हम समझते हैं वो है हिल एरिया अप्रोच, जो आपकी 5th 5 ईयर प्लान या 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आई थी। ये जो अप्रोच थी ये मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों के लिए थी। उत्तरांचल, उत्तराखंड की पहाड़ियाँ, फिर आपकी वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ, अरुणाचल प्रदेश का मिखिर और खाचर हिल आसाम के क्षेत्रों में, फिर आपके दार्जिलिंग के क्षेत्र, नीलगिरी के क्षेत्र,
ये सारे क्षेत्रों में हमने बोला कि हिल एरिया डेवलपमेंट लाया जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले 1981 में हमने नेशनल कमेटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स का गठन किया और उसके द्वारा हमने बताया कि वो सारे क्षेत्र जहाँ पर पहाड़ी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक है और वो अगर आदिवासी इस क्षेत्र में ट्राइबल सब प्लान में कवर नहीं होते हैं तो उनको हिल एरिया डेवलपमेंट में कवर किया जाएगा। तो वहाँ पर कृषि हो सकता है, वहाँ पर जो है वन्य जीव हो सकता है, फॉरेस्ट्री हो सकता है, पशुपालन हो सकता है, इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने की बात की गई। इसी तरीके से ड्राउट प्रोन डेवलपमेंट प्रोग्राम आया चौथी पंचवर्षीय योजना में, 4th 5 ईयर प्लान में, और इसमें हमने बोला कि वो क्षेत्र जहाँ पर अकाल पड़ने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उन क्षेत्रों को फोकस किया जाएगा। तो जिन भी क्षेत्रों में 30% से कम सिंचाई देखी गई थी या इरिगेशन देखा गया था वो सब ड्राउट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा बने। तो यहाँ पर लेबर इंटेंसिव प्रोग्राम्स किए गए जिसके द्वारा या तो एफॉरेस्टेशन किया जाए, फसल उगाई जाए, वन उगाए जाए, या फिर यहाँ पर जो पानी की चीज़ें हैं, जो वारबंदी है, जोहड़ है, उनको और सतत और मजबूत बनाया जाए। तो ये लेबर इंटेंसिव प्रोग्राम था जिसमें श्रमिकों की आवश्यकता ज़्यादा थी इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए। इसी तरीके से रेगिस्तानी विकास की बात हो गई, या इंदिरा गांधी कैनाल में हमने कमांड एरिया डेवलपमेंट की बात की जहां वारबंदी अप्रोच की हम बात करेंगे, आगे उसकी केस स्टडी में हम समझेंगे। तो ये कुछ क्षेत्र हैं जैसा कि हमने कहा जो स्पेसिफिक क्षेत्र हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्र हो गए, जो आपके आदिवासी क्षेत्र हैं वो हो गए, या फिर आपके रेगिस्तानी क्षेत्र हो गए। तो अलग अलग क्षेत्रों में हमने टारगेट ग्रुप अप्रोच, टारगेट एरिया अप्रोच की बात की। अब एक केस स्टडी हम लेते हैं गद्दी ट्राइब की। गद्दी ट्राइब आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है हिमाचल प्रदेश में। 2 प्रमुख तहसील हैं वहाँ पे, बरमोरा और होली तहसील, जहाँ पर ये ट्राइब्स पाई जाती हैं। इनिशियली ये ट्राइब्स पूरी दुनिया से, पूरे देश से अलग थी, आइसोलेटेड थी। वहाँ की जो पर्यावरण की सिचुएशन है, जो कंडीशन है वो बहुत बेहतरीन नहीं है। जोग्राफिकल डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो एक जगह पे रह नहीं सकते, एक जगह से दूसरी जगह अपना मवेशियों को लेकर घूमते हैं और वहाँ पर एक तरीके से कुछ भी विकास नहीं देखा गया है। तो जब इस क्षेत्र को 1970s में इंटीग्रेटेड ट्राइबल सब प्लान डेवलपमेंट में लाया गया, तब यहाँ पर विकास की शुरुआत हुई। बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना, स्कूल बने, जो वहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो लाई गई, इंफ्रास्ट्रक्चर लाया गया, बिजली पहुँचाई गई। तो उसके बाद हमने वहाँ देखा कि वहाँ के लोगों में एक अलग सा कॉन्फिडेंस पैदा हुआ और उसके द्वारा वहाँ पर साक्षरता की दर भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। जो वहाँ पर फीमेल लिटरेसी रेट, जो महिला साक्षरता की दर हम बोलते थे 1% के आसपास है, वो बढ़ के 42% हो गई। तो निश्चित तौर पे जब विकास किया जाता है, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो उसके रिजल्ट्स हमें वहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से जैसा कि हमने बोला टारगेट ग्रुप अप्रोच, जो किसी स्पेसिफिक लोग, व्यक्ति विशेष पर टारगेट करके बनाई गई है, उनके डेवलपमेंट में भी उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अब ये अलग अलग तरीके से हो सकता है। वहाँ पर किसान हो सकते हैं, वहाँ पर वो लोग हो सकते हैं जो रोज़गार के अवसर ढूंढ रहे हैं, वहाँ पर वो लोग हो सकते हैं जो किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। जैसे अगर हम MCM स्कॉलरशिप की बात करें, मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप की, तो ये स्कॉलरशिप उन लोगों को दी जाती है जिनकी पारिवारिक आय 1.5 लाख रुपए सालाना से कम है, तो उनको शिक्षा के लिए बेहतरीन सुविधाएं मिल सकें और वो अपनी शिक्षा आगे ले सकें, उसके लिए ये स्कॉलरशिप दी जाती है। तो ये किसका हिस्सा हुई? ये एक तरीके से टारगेट ग्रुप का हिस्सा हुई। अगली चीज़ जो हम बोलते हैं वो है सतत विकास। सतत विकास क्या है? किसी भी चीज़ को अगर हम कार्य में लेते हैं तो उसको इस तरीके से कार्य में लेना कि वो सिर्फ आज की पीढ़ी के लिए काम में ना आए, वो हमारी आगे की पीढ़ियों के लिए भी उतनी ही सार्थक रह सके। उस तरीके से उस चीज़ को बचा के काम में लेना, उसको हम सतत विकास कहते हैं या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तब हमने समझा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अगर विकास की कोई एक परिभाषा है तो वो सिर्फ एक है, और वो थी और इकोनॉमिक ग्रोथ या आर्थिक वृद्धि, जिसमें हम फोकस करते थे कि कंट्री का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैसे बढ़ सकता है, पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ सकती है। पर जल्दी व्यक्तियों को यह समझ में आया कि कुछ राज्य, कुछ देश ऐसे थे जहाँ पर आर्थिक वृद्धि तो बहुत हुई
पर वहाँ पर गरीबी भी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। तो 1970s में एक स्कीम आई जिसमें हमने बोला रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ग्रोथ सिर्फ एक सेगमेंट तक नहीं रहनी चाहिए, लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो उनको बेहतरीन सुविधाएं मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं, घरों की सुविधाएं, और ये सभी जुड़ी हुई सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए। पर 1980 के आसपास और ये रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ ये सुविधाएं मिलना ही काफ़ी नहीं है, हमें व्यक्तियों का ओवरऑल वेलबीइंग पे फोकस करना पड़ेगा। तो वेलबीइंग या डेवलपमेंट जो है व्यक्तियों की वो बहुत ज़रूरी है। और 1980 के आसपास हम जो सतत विकास का कार्यक्रम था वो पूरी ही एक अलग दिशा में चला गया। बहुत सारे मॉडल्स आए जो इस चीज़ को फोकस देते थे, जैसे 1968 में एलरिच का पॉपुलेशन बॉम्ब मॉडल लाया गया, 72 में लिमिट्स टू ग्रोथ लाया गया, और 87 में आर कॉमन फ्यूचर जो कि ब्रुकलिन कमीशन की रिपोर्ट का हिस्सा था वो लाया गया। और इन सभी का एक ही अभिप्राय था, सतत विकास। जो भी चीज़ें हम आज की तारीख में काम में ले रहे हैं वो इस तरीके से काम में ली जाए कि आगे की जनरेशन से, आगे की पीढ़ियों के लिए भी वो सुरक्षित रूप से बची रहे। तो 3 चीज़ों का यहाँ पर एक इंटरलिंकिंग देखी गई है, वो है व्यक्ति, आर्थिक विकास और पर्यावरण। तीनों को बनाए रखते हुए हम जो भी चीज़ों का डेवलपमेंट कर सकें या विकास को ला सकें, वो एक तरीके से सतत विकास की सफल परिभाषा होगी। अब यहाँ पर हम एक बहुत सिंपल सी केस स्टडी समझते हैं इंदिरा गांधी परियोजना की, जिसको राजस्थान कैनाल भी कहा गया है। भारत का सबसे बड़ा कैनाल है, 9,000 किलोमीटर लंबा, जो कि लगभग 20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई पहुँचाता है। और 70% सिंचाई जो है यहाँ फ्लो सिस्टम से होती है और बची हुई लिफ्ट सिस्टम से होती है। तो ये आपका पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें कमांड 1 एरिया, स्टेज 1 एरिया और स्टेज 2 एरिया है। स्टेज 1 एरिया जो आपका ऊपर का क्षेत्र है जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर का रीजन आता है। जो नीचे का क्षेत्र है जिसमें आपका जैसलमेर और जोधपुर, बाड़मेर का हिस्सा आता है, वो स्टेज 2 परियोजना का हिस्सा है। यहाँ पर शुरुआती तौर पर जब ये कैनाल नहीं थी तो किस तरीके की फसल होती थी? निश्चित तौर पे रेगिस्तानी क्षेत्र है तो ज्वार, बाजरा और चना ऐसी फसलें यहाँ पर उगती थी। पर जैसे ही यहाँ पर कैनाल आई, हमने यहाँ पर वाटर इंटेंसिव क्रॉप शुरू कर दी। वो फसल जिसमें खूब सारा पानी लगता है, जैसे कपास हो गया, गन्ना हो गया, मूंगफली हो गई या गेहूँ हो गया। इसके चलते शुरुआती तौर पे हरित क्रांति के समय हमने देखा कि फसल बहुत अच्छी हो रही है, पर धीरे धीरे हमें पता चला कि यहाँ पर पानी का जमाव शुरू हो गया है। पानी में क्षारता आने लग गई है, सैलिनिटी हो गई है, वाटर लॉगिंग हो गई है। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमने देखा कि लंबे समय के लिए अगर देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट की तरह नहीं देखा जा सकता है। तो जब भी हम सतत विकास की बात करते हैं, हम अगर कोई भी प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं जो उस क्षेत्र के विकास से जुड़ा हुआ है, तो हमें उसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन समझना बहुत ज़रूरी है। तो किस तरीके से हम इसको सतत विकास में बदल सकते हैं? पहला तो जो वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी है उसको ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए, सही से देखा जाए कि किन क्षेत्रों में कितने पानी की ज़रूरत है। दूसरा, वो फसल उगाई जाती अगर जो उस क्षेत्र के लिए पर्याप्त थी या उस क्षेत्र के लिए बनी हुई थी, जिनमें कम पानी लगता था, पानी की नहर आने के बाद भी अगर उन फसलों पे ही काम किया जाता तो शायद इतना जो सीन है वहाँ पर वो ख़राब नहीं होता। वारबंदी सिस्टम को अच्छे से इम्प्लीमेंट करना, मतलब जो कैनाल से पानी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है आउटलेट्स के द्वारा, वो सही से इम्प्लीमेंट होता, उसमें अगर वेस्टेज नहीं होता तो वाटर लॉगिंग की समस्या कम होती। जो इकोनॉमिक लिंकेजेस हैं उनको और सुदृढ़ करना, मतलब जो लोग वहाँ पर कार्य कर रहे हैं और जो गरीब जनता वहाँ पर है उनके बीच में एक वित्तीय सहायता, एक वित्तीय प्रबंधन का प्रबंधन स्थापित करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से वहाँ पर एफॉरेस्टेशन बढ़ाना, एग्रो मार्केट्स खोलना, एग्रो सेंटर्स खोलना एक अच्छा तरीका था कि जिससे वहाँ का जो ट्रेडिशनल प्रोड्यूस है जैसे ज्वार, बाजरा, चना, उसको बढ़ावा मिल सके और वहाँ पर उस तरीके की फसलों को कम लाया जाए जो ज़्यादा पानी का उपभोग करती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे आप उस जगह को सतत विकास की तरह ले सकते हैं या वहाँ का सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई भी परियोजना लाई जाती है तो उससे
लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस क्या हो रहे हैं या लंबे समय में अगर हम उसके फ़ायदे और नुकसान को समझना चाहें तो उनको हमें बैलेंस करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, और उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि वो परियोजना सतत विकास ला सकती है या नहीं। तो आज की इस कक्षा में हमने योजना क्या है, योजना के दो प्रारूप, टारगेट एरिया और टारगेट ग्रुप, और सतत विकास क्या है उसके बारे में समझा। आगे और भी एनसीईआरटी भूगोल के हम अध्याय लेके आएंगे, तो आप जुड़े रहिए चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद।